नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में और मैं हूं डॉक्टर शिवम। आपके लिए आज लेकर के आया हूं कि भारत के जन्म दर में आई अप्रत्याशित गिरावट, क्या यह विश्व के लिए एक चेतावनी है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि मैं जो आज का टॉपिक हमारा चर्चा का वो है कि भारत के जन्म दर में आई अप्रत्याशित गिरावट और शायद यह विश्व के लिए भी एक चेतावनी होगी। ऐसा एलन मस्क ने भी अपने किसी एक सार्वजनिक या पब्लिक इंटरव्यू में भी अभी बोला कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चिंता जताई कि भारत की जो अचानक से जन्म दर है वह अप्रत्याशित रूप से गिर रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली की जन्म दर रेट है, प्रजनन रेट है, वो फिनलैंड के प्रजनन दर से भी कम हो गए, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 है। तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है, इसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा, इन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा अभी कि जैसे घटती हुई आबादी, बढ़ता हुआ संकट या भविष्य पर खतरा, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो थोड़ा हम इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या क्या इसकी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक जो इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं वो ये है कि हमारा जो आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS के स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग प्लस नेशनल फैमिली हेल्थ समरी सर्वे NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर इसे बोलते हैं, कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट, वो लेस दैन 2.1 से नीचे आ गई है, जो कि इसके पहले ये 2 थी और अभी ये जा कर के 1.9 के आसपास आकर के रुक गई है या 1.9 के आसपास आ गई है। अगर हम इसमें देखें तो एक टर्म और आता है इसी में, ये जो प्रजनन दर की हम बात करते हैं इसमें एक टर्म और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर, और इसी को हम लोग ये भी बोलेंगे कि रिप्लेसमेंट लेवल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस टर्म को समझना हमें बहुत ज़रूरी है जब हम प्रजनन क्षमता के दर की बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है अगर हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉपुलेशन के इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या प्रतिस्थापन दर। इसका क्या मतलब है कि यह वह प्रजनन दर है, यानी कि ये वो फर्टिलिटी रेट है जो कि जनसंख्या के स्तर को या जो टोटल आपकी पॉपुलेशन है किसी भी एक जगह की, उसका जो लेवल है उसको स्थिर बनाए रखने में या स्टैटिक बनाए रखने में, स्थिर बनाए रखने में मदद करती है या उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिस्थापन दर का। ये वो संख्या दिखाती है या एक एवरेज, इट इज़ एन एवरेज नंबर दैट अ फीमेल गिव्स बर्थ to child in its life span। ये वो औसत संख्या है जो कि एक महिला अपने जीवन काल में बच्चों को पैदा करती है ताकि वो और उसका साथी यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अगली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्लेस कर सकें। तो ये जो नंबर था इनिशियली 2.1 था, अभी ये इसके भी नीचे आकर के 1.9 के आसपास आ गया है। ऐसा करने से जो हमारी दिक्कतें आएंगी या जो भविष्य की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो एक और टर्म इसके साथ आता है जिसे हम बोलते हैं, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं बेबी बस्ट।
व्हाट इज़ अ बेबी बस्ट। तो ये क्या होता है, इससे जो हम रेफ़र करें, अगर मैं बेबी बस्ट को रेफ़र करूं तो वो ये है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर में जो लगातार गिरावट आ रही है, लगातार गिरावट आ रही है, उसके परिणाम स्वरूप या उसके कारण से जन्म की जो मौजूदा जनसंख्या है उसका प्रत्यास्थापन स्तर से या प्रत्यास्थापन से भी के आवश्यक स्तर से, जो हमारा एक रिक्वायर्ड लेवल है, उससे भी कम हो जाती है। तो इस टोटल फर्टिलिटी, यही जो टर्म हमारा बेबी बस्ट कहलाता है। जो वर्तमान स्थिति है भारत की, या जो करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो हमारा जो प्रतिस्थापन दर या रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 से भी नीचे आ गया है। अगर हम मेनली ये देखें तो जो साउथ के हमारे स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, प्लस जो वेस्ट पार्ट के स्टेट हैं, उनके मोस्टली स्टेट्स में, जो सदर्न स्टेट्स हैं एंड जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, इनके अगर मैं मोस्टली स्टेट्स को देखूं तो उसमें भी जो हमारा जो प्रजनन दर है या फिर जो फर्टिलिटी लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। अचानक से भारत की जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट हो रही है। बहुत एक तरीके से देखा जा सकता है कि फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हो रहा है। इसका कारण क्या है कि जो भारत की इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो ये होगा कि भारत की जो जनसंख्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से स्टैगनेंट हो जाएगी या फिर हमारी स्टैटिक हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे जो विकासशील देश हैं उन सबों में इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे जापान में भी पहले ये चीज़ देखी जा चुकी है, इसी तरीके से चाइना में देखी जा चुकी है ये सारी चीज़ें। तो उसका आफ्टर इफेक्ट भारत में भी आने की, जनसंख्या जो स्थिरीकरण है या फिर जो हमारा स्टेगनेंसी है वो बहुत जल्दी आने की संभावना है। अगर इसके पहले हम देखें तो 1950 के जो डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो जो TFR का स्टेटस था या टोटल फर्टिलिटी रेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 6 के आसपास था। इसी तरीके से 1992-93 में अगर देखें तो दैट वाज नियर अबाउट 3.4। देन इन 2005-6 की अगर मैं बात करूं, 2005 एंड 6 की यही टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 के आसपास था। 15-16 की बात करें, 2015 एंड 16, तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 था। एंड 1921 में देखा जाए तो वो 2 के आसपास था। अभी जो स्टैटिकल जो हमारा SRS रिपोर्ट आई, जो स्टेटिस्टिकल जो रिपोर्ट आई SRS के थ्रू, उसके थ्रू ये रेट हमारा 2024 के बाद यानी बियॉन्ड में अगर देखा जाए तो ये 1.9 था 2024 में। तो उसके बाद ये रेट और भी कम हो गया होगा। इसका क्या कारण होता है कि ऐसा क्यों होता है कि अचानक से फर्टिलिटी रेट में अचानक से कमी आ गई? तो उसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। अगर हम देखें कि बहुत बड़ा कारण क्या हो सकता है तो एक ये है कि वुमेन एजुकेशन का जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है, अपलिफ्टमेंट, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो उच्च शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन को परस्यू करने से जो मैरिज की जो एज है, एज ऑफ मैरिज, एंड इन टर्न उसी की वजह से जो मातृत्व सुख पाने की जो एज है या फिर जो आप अगर बोलें कि कंसीव करने की जो एज है वो बढ़ जाती है। एजिंग ऑफ कंसीव करने की एज बढ़ जाती है। और उसका एक और जो वो है वो ये भी है कि अगर आप वर्क फोर्स में आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो जो प्रजनन या फिर फर्टिलिटी से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वो इसको प्रायोरिटी लेवल पर नहीं रखती हैं। दूसरा क्या है कि मोस्टली लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो अर्बनाइजेशन भी अगर इसमें देखें एक बहुत बड़ा पॉइंट प्ले करता है कि जो आपका जो डेली रूटीन है वो अर्बन एजुकेशन की तरफ हो गया। आप धीरे धीरे बड़े परिवारों को क्या करती है कि जो आपकी जो डेली नीड्स हैं या जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारी इन चीज़ों को बड़े परिवार को रखने में हतोत्साहित करते हैं या फिर उसके लिए प्रमोट नहीं करते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक छोटा परिवार होना चाहिए, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा क्या है कि जो आपका तीसरा यह है कि जो आपके जो
मोर्टेलिटी रेट है, अगर हम देखें मोर्टेलिटी रेट है, तो शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी आती है। तो जैसे पहले, बहुत पहले की बात है कि जो मोर्टेलिटी रेट था वो ज़्यादा था, तो उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 तक बच्चे करते थे या उससे भी ज़्यादा करते थे, बहुत पहले की ये धारणा थी। बाद में परिवार में जो आपका इन्फेंट है उसकी मृत्यु नहीं होने से उसकी जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा हो गई, उसकी जो फैसिलिटीज़ उसको मिली वो ज़्यादा है, इस वजह से जन्म देने की बहुत ज़्यादा बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसका एक और भी बहुत बड़ा कारण, एक और हम देखें तो मोर्टेलिटी रेट हो गया, एक और हो गया कि जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर हो चुका है। और साथ ही साथ जो गर्भ निरोधक साधन है उसके प्रति जो हमारी अवेयरनेस है या जागरूकता है और उसकी जो उपलब्धता है, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये विश्व के लिए एक चेतावनी क्यों है कि भारत में अगर जनसंख्या का जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारा कम हो रहा है, तो ये विश्व के लिए चेतावनी क्यों है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये विश्व के लिए चेतावनी, क्योंकि जब विश्व के लिए चेतावनी इसलिए है क्योंकि जो बहुत बड़ा एक वर्क फोर्स है, आज हम हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं वर्ल्ड में, और एक बहुत बड़ा भारत में युवा आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा है, बिलो 35 के एज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जो वर्क फोर्स है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा रिज़ाइड करती है। तो अगर हमारे वर्क फोर्स आने वाले समय में अगर वो प्रजनन दर कम हो जाती है तो इंडिया एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स के रूप में नहीं हो सकता है, जो कि जितनी भी और भी कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड नेशन है या जिनके लिए हम वर्क फोर्स की तरीके से काम करते हैं, हम उनके लिए उस तरीके से काम अब नहीं कर पाएंगे या आगे चल के नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि जो हमारा एक राजकोषीय बोझ है, जो एक भारत का जो एक अपना खुद का राजकोष है, तो सरकारों को पेंशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ जाएंगे या सामाजिक सुरक्षा संबंधी दायित्वों में भी वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे विकासशील देश क्या होते हैं, समृद्ध होने के पहले ही, यानी कि जब वो पूरी तरीके से अभी अपने आप को समृद्ध ही हो रहे होते हैं या सुदृढ़ होते हैं उसके पहले ही वो वृद्ध होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं या उनके लोगों की जो एज होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ें पहले भी दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों में पहली होती आई हैं, जहां पर अचानक से श्रम बल की कमी मिली और निम्न प्रजनन दर के दुष्चक्र का सामना इन देशों ने किया या अभी भी कर रहे हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे जा सकते हैं या मिल सकते हैं। सकारात्मक परिणाम अगर मैं देखूं तो सकारात्मक परिणामों की बात करें तो इसमें सकारात्मक परिणाम क्या मिल रहे हैं हमारे कि हाँ, पहला ये है कि सकारात्मक परिणाम अगर मैं देखूंगा, कुछ पॉजिटिव्स अगर इस साइड के देखे जाए या प्रोज देखे जाए, तो वो ये है कि हमारा बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मातृ और यानी कि माँ के और शिशु के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होगा, कम लोगों के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा, बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसके प्रत्येक बच्चे पर यानी कि पर चाइल्ड पर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो एजुकेशन या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में ज़्यादा किया जा सकता है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या हो सकते हैं? कम देशों में अगर देखा जाएगा, मतलब कम समय में अगर हम देखेंगे तो आश्रित जनसंख्या का बोझ कम होगा, यानी कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर जाएगी। बेटर क्या होगा और क्या अच्छा होगा? जो एजुकेशन सेक्टर है, पर हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उत्पादकता यानी कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है या बढ़ सकती है। उभरती हुई जो चैलेंजेस होंगे वो क्या होंगे? चैलेंजेस होंगे हमारे पास, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वर्क फोर्स की कमी होगी, वर्क फोर्स की डिक्रीमेंट यानी वर्क फोर्स कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? हमारे पास जो एक एजिंग पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एजिंग पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा होगा, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
इसके बाद स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना होगा, क्योंकि लोग एजेड हो रहे होंगे, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपना सुदृढ़ करना होगा। जनसंख्या का वृद्धि होना हो गया। इसके बाद आपका श्रम बाजार पर दबाव होगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो वर्क फोर्स की जो मार्केट होंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा। एक जनसांख्यिकीय असंतुलन बनेगा, यानी कि दक्षिण के जो राज्य हैं यानी साउथ के जो राज्य हैं, साउथ सदर्न स्टेट्स, वो ईजिली या मोर रैपिडली, नॉट ईजिली, रैपिडली कैन एज रैपिडली in compare to maybe let's say northern state or something, northern states या बाकी स्टेट्स की तुलना में सदर्न स्टेट्स जल्दी बूढ़े हो सकते हैं या जल्दी वो लोग एक ज़्यादा एज के हो सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। इस वजह से विश्व के बहुत सारे लोग और विश्व की जो यानी WHO और बाकी इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे एलन मस्क हो गए और इसी तरह के और भी इंडस्ट्रीज, उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक अपनी चिंता व्यक्त की है। अब भारत को किस तरीके से करना क्या चाहिए आगे अगर हम देखें तो पहली बात तो यह जनसंख्या नियंत्रण से जनसंख्या प्रबंधन की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन का जो हम लोग कंट्रोल कर रहे थे उससे हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होगा। हम ह्यूमन रिसोर्सेज में बेटर इन्वेस्टमेंट करें, जैसे जो एजुकेशन सेक्टर है या फिर आपका जो कौशल विभाग है यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है, उस तरफ हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। लेडीज़ को भी जो महिला हैं हमारी, उनके वर्क फोर्स की तरफ भी हमारे पार्टिसिपेशन को थोड़ा सा अपलिफ्ट में करें या फिर ज़्यादा उसको बढ़ावा दें, और वृद्ध होती जनसंख्या के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो कुछ प्रोज हैं, कुछ इसके कॉन्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया, मेरे कुछ वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।